के लिए, क्योंकि इसने ये कह दिया कि ये 2007 से लेकर 2010 के बीच में 5 बार इंडिया में आया, इंडिया के बहुत से शहरों को विजिट किया और इसने स्पाइंग करी, ये देखा कि इंडिया में कहाँ कहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, इंडिया को कहाँ कहाँ पाकिस्तान हर्ट कर सकता है, कहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको और ज़्यादा ये आग लगा सकती है, ये सारी जानकारी इसने पकड़ा दी ISI चीफ के हाथ में। ये मैं कहूँगा अपने आप में एक शॉकिंग रेवलेशन, और ये सब बातें इसने खुद ही कही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है कि इंडिया में कभी आया नहीं था, नहीं आएगा। बहुत सी फोटोज हैं, बहुत सी वीडियोस हैं, बिल्कुल 2007 से लेकर 2010 के बीच में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हेल्प के बाद, उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे खुर्शीद कसूरी, तो उनकी इंटरवेंशन के बाद इसको इंडिया का वीजा मिल गया और फिर इंडिया में इसने बहुत सारे सेमिनार्स को भी अटेंड किया। नाउ ये सब अपने आप में काफी वरिंग बातें हैं। अब इसके बाद ना नुसरत ने ये भी क्लेम कर दिया कि इसने एक इवेंट अटेंड किया था जहां पर मेन स्पीकर थे इंडिया के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। हामिद अंसारी आपको पता होगा 10 साल तक रहे हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, 2007 से लेकर 2017 तक। तो नुसरत मिर्जा ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि इंडिया में एक इवेंट था, वहाँ पर हामिद अंसारी ने इसको इनवाइट किया। हालांकि हामिद अंसारी साहब ने रिसेंटली इस पर क्लैरिफिकेशन दी है। मैं एक्चुअली ये वीडियो पहले बनाना चाहता था, मगर मैंने वेट किया कि हामिद अंसारी साहब यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, वी शुड नो कि इनका भी यहाँ पर क्या स्टांस है। तो हामिद अंसारी साहब ने यहाँ पर ये कहा कि ये इस जर्नलिस्ट को जानते नहीं हैं और ना कभी इससे मिले हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि 2010 में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेमिनार हुआ था, उसमें हामिद अंसारी भी थे और ये पाकिस्तान का जर्नलिस्ट भी था। हालांकि दोनों मोस्ट प्रॉब्ली मिले नहीं होंगे, क्योंकि हामिद अंसारी कह रहे हैं कि मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ। तो इस बात को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा इन डिटेल कि नुसरत मिर्जा ने कहा क्या है और इंडिया के लिए ये सारी जानकारी एक आई ओपनर क्यों हो सकती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। विंबलडन 2022 ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, इसका कंक्लूजन हो चुका है। तो आपको बताना है कि टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2022 किसने जीता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। पहली बात तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि 2 ईयर्स मेंशन किए गए हैं, 2007 से लेकर 2010, जब ये बार बार भारत में आया। ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ईयर्स थे, क्योंकि आप अगर आतंकवादी इंसिडेंट्स की लिस्ट देखो इंडिया में ईयर बाय ईयर, तो आप नोटिस करेंगे कि 2006 से लेकर 2010 तक बहुत सी इंजरीज हुई, बहुत सी मौतें हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इंजरीज का नंबर 2006, 2007 के आसपास, 2000, 1700 के आसपास मिलेगा। ये वो दौर है जब 26/11 हमला भी हुआ था भारत पे, और ज़्यादातर जो इंडिया में आतंकवाद के इंसिडेंट्स हो रहे थे ये स्पॉन्सर कर रहा था पाकिस्तान। ज़्यादातर जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तान से ही आते थे भारत में। तो ऐसे टाइम में ये भी अब जानना काफ़ी शॉकिंग है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आराम से इंडिया में आ रहे थे और ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में हम कोई जर्नलिज्म करने नहीं आते थे, स्पाइंग करने आते थे हम ओपनली। नुसरत मिर्जा का क्लेम यहाँ पर ये है कि यूजुअली क्या होता है कि जब पाकिस्तानीज़ को इंडिया का वीज़ा मिलता है, पहली बात तो हम लोग पाकिस्तानीज़ को वीज़ा बहुत मुश्किल से देते हैं, बड़ा रेयरली होता है वीज़ा मिलता भी है तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है कि जी एक शहर विजिट करना है, मैक्सिमम चलो 4 शहरों को विजिट करने का वीज़ा मिलता है। मगर नुसरत मिर्जा की काफ़ी ज़्यादा करीबी थी उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, तो इसको एक स्पेशल वीज़ा मिल गया और इसको 7 स्टेट्स को विजिट करने की परमिशन मिल गई। तो इसने काफ़ी बड़े स्केल पर भारत भ्रमण किया था। अब आगे यहाँ पर ये ऐड करता है कि इसने ऑब्जर्व क्या किया इंडिया में। ये कहता है कि इसने इंडिया की में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनसे काफ़ी बातचीत करी, अपने नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड किए। उसके अलावा यहाँ पर ये भी कहता है कि इंडिया में बहुत सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो मूवमेंट चल रही थी उनकी भी बात कर रहा है। कुछ और मूवमेंट्स इसने खुद ही बना दी होगी कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, सबके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन गैदर करी। इसके हिसाब से उस वक्त 26 मूवमेंट थी, अब ये कहता है कि ये मूवमेंट अब 67 हो चुकी है। नाउ अगेन ये नंबर ये कहाँ से लेके आ रहा है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इसका ये सब क्लेम है कि इसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो इसको स्टडी किया, अपना एनालिसिस यहाँ पर ऐड किया। इसने देखा होगा कि कौन कौन से ग्रुप है, उनको कहाँ से फंडिंग आती है, पाकिस्तान उन ग्रुप्स को कैसे और फंडिंग कर सकता है ताकि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो ये सब जानकारी इसने इकट्ठा करी। मगर इसने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है तो पिछली गवर्नमेंट का सारा काम खत्म कर देती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इसने पास करी थी पाकिस्तान की ISI को,
वो शायद आईएसआई ने कभी प्रॉपरली यूज करी भी नहीं है। एटलीस्ट इसका ये मानना है कि वो इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल थी, मगर पाकिस्तान की आईएसआई ने उसको इतना यूज किया नहीं है ना। इसके आगे मिर्जा एक और बात ऐड करता है कि यूज ये इन्फॉर्मेशन शायद इसलिए भी नहीं करी गई क्योंकि तब तक ना देखो पाकिस्तान पर FATF की ग्रे लिस्ट का डर बहुत ज़्यादा बन चुका था। और वैसे मैं आपको अगर बताऊं टाइमलाइन के हिसाब से, मुझे पता नहीं मिर्जा जो यहाँ पर कह रहा है कितना सच है, उसमें कितना झूठ है। आई हैव नो आइडिया। कई बातें मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, मगर जो इसने बात करी है टाइमलाइन के बारे में, FATF के बारे में, ये बात काफी हद तक ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बनी थी 1989 में। उसके बाद जो ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट का सिस्टम है ना, ये शुरू हुआ था सन 2000 में, और पाकिस्तान सबसे पहले FATF की ग्रे लिस्ट में गया था 2008 में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। और मिर्जा ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि जब से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया तो इनके लिए काफी मुश्किल हो गया इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंड करना। नहीं तो पाकिस्तान की प्लानिंग ये थी कि इनके पास जो भी फंड आते हैं एक बार को पैसा फेंक दो इंडिया में, कैसे भी करके पैसा पहुंचा दो ताकि इंडिया के अंदर डिवीजन क्रिएट हो। अब ये मुझे अजीब बात लगती है, ये लोग इतना प्राउडली ये बात क्लेम करते हैं, और ये जर्नलिस्ट है ये आदमी, काफी बार पाकिस्तान के टेलीविजन में आता है, लोग इसको फॉलो करते हैं, मगर तब भी पीस की एक आप कह लीजिए को एग्जिस्टेंस की जो भावना है ये नहीं खत्म होनी चाहिए, साउथ एशिया को इकट्ठा आना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस लगता है कि इवन यहाँ पे जो एजुकेटेड क्लास है उसमें ज़्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है। कॉन्स्टेंटली यहाँ पर यही कोशिश है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया को तोड़ने की कोशिश करो। तो खैर मिर्जा ने यहाँ पर कहा कि इसने खूब जासूसी करी, इंफॉर्मेशन पकड़ाई, मगर एक तो सरकार चेंज हो रही थी उस टाइम, उसके अलावा FATF का इशू था, इसकी वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन को इतना यूटिलाइज किया नहीं गया ना। मिर्जा ने ये सब बातें कहकर हमारे देश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब, इनको फंसा दिया। यहाँ पर इसने ये ऐड कर दिया कि हामिद अंसारी साहब ने भी इसको एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो रिलीज करी है हामिद अंसारी साहब ने। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दिसंबर 11, 2010 में एक कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट इन्होंने करी थी, कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म। अजीब बात है कि देखो कॉन्फ्रेंस और टेररिज्म इंडिया में हो रही है, उसमें हमने इनवाइट किया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को उस टाइम, और ये जर्नलिस्ट खुद कह रहा है कि मैं जासूसी करने के लिए आया था। उस वक्त कई चीज़ें इंडिया में जो हो रही थी, इट इज़ हार्ड टू बिलीव। खैर अंसारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस आदमी ने क्लेम किया कि इस कॉन्फ्रेंस में ये इस आदमी से मिले, तो हामिद अंसारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस में आ गया होगा, ऑर्गेनाइजर्स ने इनवाइट कर लिया होगा। बहुत लोग आते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पे, मगर इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हामिद अंसारी साहब का इस आदमी के साथ कोई लिंक था। आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि इन्होंने इंडिया के लिए एज एन एम्बेसडर काम किया है ईरान में, फिर UN में भी काम किया। दुनिया को पता है कि इन्होंने किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बल दिया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा काम फॉरेन में, इवन इंडिया में लोग जानते हैं, एंड ही हैज़ डन अ लॉट फॉर द कंट्री। तो ये यहाँ पर इनका स्टांस है। बट जो बातें मिर्जा ने इंडिया के बारे में बोली है, इस सब से देखिए एक बहुत ही सिंपल लेसन निकल के आता है कि पहली बात तो पाकिस्तान से जो भी जर्नलिस्ट इंडिया में आते हैं उनको वीज़ा बहुत ज़्यादा कम देना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन एक्चुअली में जर्नलिस्ट है, कौन ISI के साथ मिलकर काम कर रहा है। दूसरी बात अब यहाँ पर यह भी है कि देखो 2007-8 के आसपास इंटरनेट एक इतना बड़ा रोल प्ले करता नहीं था। आज इंटरनेट एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, कई वेबसाइट्स हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैले, रेडिकलाइजेशन फैले, इंडिया में एक बार को डिवीज़न जो है ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाए। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि कई ऐसे चैनल्स को ब्लॉक किया, मगर मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली हमें एक साइबर वॉल बिल्ड करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, और बहुत ज़्यादा लिमिटेड फिल्टर्ड कंटेंट ही इंडिया की तरफ पहुंचना चाहिए पाकिस्तान का। और यह कोई ज़रा मुश्किल काम नहीं है। चाइना ने पूरी दुनिया के लिए बना रखी है फायरवॉल। हम एक ऐसी कंट्री जो कॉन्स्टेंटली इंडिया को हार्म करना चाहती है, उसके अगेंस्ट एक फायरवॉल तो बिल्ड कर सकते हैं, ताकि लगातार अनइंटरप्टेड पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है अगेंस्ट इंडिया, ये हम रोक पाएँ। इस सब के अलावा एक एडवांटेज इस फायरवॉल का ये भी होगा कि जो कभी कभी केसेस आते हैं हनी ट्रैप के, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा केसेस आए हैं कि ISI ने कुछ औरतें हायर करी, वो ऑनलाइन चैटिंग करती थी, हमारे यहाँ कोई लोग थे वो हनी ट्रैप में फंस गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। तो जो ये हनी ट्रैप वाले केसेस हैं ये भी ना हो, ऑफ कोर्स ये भी हम चाहेंगे। तो हर तरफ से इवेंचुअली आई थिंक वी नीड अ फायरवॉल अगेंस्ट पाकिस्तान। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि विंबलडन 2022 मेंस सिंगल फाइनल रिसेंटली किसने जीता है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं कि